Hello everyone, welcome to the channel Calibrate Physics. In this video, we will start discussing exercise questions from 1 to 20 from work power energy topic of H.C. Verma. So guys, before referring the solutions, you all should attempt these questions on your own first, okay, and only then you can refer the solutions. So let's have a look at the questions now. You all can start solving them. You can verify your answers from this answer key. Let's start discussing the solutions now. Question number 1. The mass of the cyclist together with the bike is 90 kg. Calculate the increase in kinetic energy if the speed increases from 6 km per hour to 12 km per hour. So यहाँ पे इनिशियल स्पीड 6 km per hour दिया हुआ, इसको मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते इंटू 5/18. सो ये 5/3 मीटर्स पर सेकेंड होगा. एंड फाइनल स्पीड 12 km per hour दिया, सो दिस विल बी 10/3 मीटर्स पर सेकेंड. इंक्रीमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu². सो m/2 कॉमन ले लो, ये v² माइनस u² हो जाएगा. मास 90 kg दिया हुआ है, v² मतलब 10/3 का स्क्वायर एंड u² मतलब 5/3 का स्क्वायर. सो इन दोनों टर्म्स में से 1/3 का स्क्वायर बाहर ले लो, विच इज 1/9, एंड 90/9 विल बी 10 एंड 10/2 विल बी 5. एंड ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 5 का स्क्वायर विच इज 25. So final answer 5 into 75, which is 375 joules. Right? This is the final answer. Question number 2. A block of mass 2 kg moving at a speed of 10 meters per second accelerates at 3 meters per second square for 5 seconds. Compute its final kinetic energy. Final kinetic energy निकालने के लिए final speed पता होना चाहिए. इनिशियल स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड दिया हुआ, एक्सेलरेशन 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम 5 सेकेंड्स. तो फाइनल स्पीड निकालने के लिए अपन काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at. सो v विल बी इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 5. सो यहाँ से फाइनल स्पीड 25 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा. दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू हाफ इंटू mass is 2 kg into v² मतलब 25 square. So 625 joules, ये final kinetic energy होगा. Question number 3. A box is pushed through 4 meters across a floor offering 100 newtons resistance. How much work is done by the resisting force? So मान लो ये ब्लॉक को अपन राइट में पुश कर रहे, तो इस पे रेजिस्टिंग फोर्स लेफ्ट में लग रहा होगा जो कि 100 न्यूटन्स के इक्वल दिया होगा. एंड ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट राइट में 4 मीटर्स हो रहा होगा. दैट मीन्स वर्क डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू, जो कि इस केस में 180 डिग्रीज होगा. सो रिक्वायर्ड वर्क डन विल बी माइनस 400 joules. राइट? क्वेश्चन नंबर 4. अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg slides down an incline of inclination 30 degrees and length 10 meters. Find the work done by the force of gravity. So मान लो ये इंक्लाइन दिया हुआ है, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज एंड ब्लॉक लेट्स से पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और डाउन द इंक्लाइन 10 मीटर्स लेंथ स्लाइड कर रहा होगा
एंड फाइनली लेट्स से वो पॉइंट बी पे पहुंच गया होगा. दैट मीन्स ब्लॉक के ए टू बी जर्नी में ब्लॉक का वर्टिकल में जो मूवमेंट है वो h हाइट के इक्विवेलेंट रहा होगा. लेट्स से दिस हाइट इज h और ये एंगल 30 डिग्री. सो ट्रिग्नोमेट्री से h की वैल्यू अपन 10 sin 30 लिख सकते हैं विच इज 5 मीटर्स. एंड ये ब्लॉक नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है एंड इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ लग रहा होगा. दैट मीन्स वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स will be equals to gravitational force into vertically downwards component of displacement which is 5. तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो. मास 5 दिया हुआ है, g की वैल्यू गिवन नहीं है तो 9.8 ले लो. जनरली HCP में 9.8 यूज करते इंटू 5. सो 25 इंटू 9.8 तो ये 245 जूल्स के करीब आ जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. A constant force of 2.5 newtons accelerates a stationary particle of mass 15 grams through a displacement of 2.5 meters. Find the work done and the average power delivered. So work done का फॉर्मूला क्या होगा? Constant force के लिए force dot displacement, ये फॉर्मूला यूज करेंगे. Force 2.5 न्यूटन्स दिया हुआ है एंड डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स के डायरेक्शन में 2.5 मीटर्स हो रहा होगा, राइट? दैट मीन्स दोनों के बीच में एंगल 0 होगा. सो cos 0 1 के इक्वल होगा. तो यहाँ से वर्क डन 6.25 जूल्स के इक्वल आ जाएगा, राइट? एंड एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज पावर इज गिवन बाय टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम. सो वर्क डन तो हमने निकाल लिया, टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पहले वो नोट डाउन कर लो. हमें पता है इनिशियल स्पीड 0 होगा एंड फोर्स और मास भी दिया हुआ है. तो फोर्स इक्वल्स टू ma. ये इक्वेशन यूज करके अपन एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, f/m. अभी के लिए वेरिएबल फॉर्म में रहने देते, एंड में वैल्यूज डाल देंगे. सो एक्सेलरेशन इज f/m और हमारा टारगेट है टाइम निकालना. सो किसी तरह अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल लूं तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करके अपन टाइम भी निकाल सकते एंड फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अपन वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते. वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इस केस में F फोर्स का जो वर्क डन होगा वो F इंटू एस होगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल विच इज 0. तो यहाँ से v की वैल्यू 2fs/m, इसका अंडर रूट, ये v होगा, राइट? सो अभी फर्स्ट इक्वेशन यूज करके अपन टाइम निकाल सकते हैं. v इक्वल्स टू u प्लस at. u 0 के इक्वल है, दैट मीन्स t विल बी इक्वल्स टू v बाई a. That means 2fs/m का अंडर रूट v एंड a मतलब f/m. So अंडर रूट ऑफ f/m डिवाइडेड बाय f/m. तो ऊपर वाला अंडर रूट गायब होके नीचे वाले f/m पे अंडर रूट आ जाएगा. So this will be equals to 2 into s into m अपॉन f का अंडर रूट. ये टाइम होगा, राइट? So required average power कितना होगा? Required average power is work done upon time. Work done को भी अपन F into S लिख सकते and time is 2 into S into M upon F का अंडर रूट. तो यहाँ से ये F to the power 3/2 into root S upon 2 times M का अंडर रूट, ये आ जाएगा. तो यहाँ पे सारे वैल्यूज डाल दो. F to the power 3/2 मतलब 2.5 to the power 3/2. रूट एस मतलब अगेन 2.5 दिया हुआ है, एस की वैल्यू टू द पावर हाफ अपॉन 2 टाइम्स एम. एम मतलब 15 ग्राम्स, तो केजीस में 0.015 केजीस होगा और इसका अंडर रूट. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते. न्यूमरेटर में 2.5 टू द पावर 3/2 इंटू 2.5 टू द पावर हाफ. सो ये 2.5 का स्क्वायर होगा विच इज 6.25 एंड डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 0.015. सो फाइनल आंसर निकालने के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते. सबसे पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते. 2 इंटू 0.015 इसका अंडर रूट, इसका इनवर्स इंटू 6.25. सो फाइनल आंसर 36 राउंड ऑफ करके 36.1 के करीब आ जाएगा, राइट? सो एवरेज पावर विल बी 36.1 watts. Question number 6. A particle moves from a point R1
to another point R2 during which a certain force F equals to 5 I cap plus 5 j cap x on it. Find the work done by the force on the particle during the displacement. So यहाँ पे force vector constant दिया हुआ है, right? तो work done के लिए अपन simply force dot displacement ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. फोर्स 5 I cap plus 5 j cap के इक्वल है SI यूनिट्स में, एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइनल पोजीशन वेक्टर विच इज R2 माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर विच इज R1. सो ये 3 minus 2 1 I cap होगा प्लस 2 minus 3 मतलब माइनस 1 j cap, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, राइट? सो इसको सिंप्लीफाई करने पर फाइनल आंसर 0 आ जाएगा. Question number 7. A man moves on a straight horizontal road with a block of mass 2 kg in his hands. If he covers a distance of 40 meters with an acceleration of 0.5 meters per second square, find the work done by the man on the block during the motion. So यहाँ पे man का अगर acceleration हो रहा है तो man के साथ साथ इसके हाथ में जो block होगा उसका भी acceleration हो रहा होगा. That means block का speed बढ़ रहा होगा और उसका रीजन होगा वर्क डन बाय द मैन ऑन द ब्लॉक. सो यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करता हूँ, ब्लॉक के ऊपर तो सिर्फ वर्क डन बाय द मैन होगा और कोई भी फोर्सेस वर्क नहीं कर रहा होगा. सो वर्क डन बाय द मैन को अपन डेल्टा के ऑफ द ब्लॉक से इक्वेट कर सकते. इनिशियल स्पीड ब्लॉक का मैन का दोनों का 0 होगा एंड फाइनल स्पीड हमें पता नहीं, वो अपन काइनेमेटिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर्स दिया हुआ है and acceleration 0.5 meters per second square. So final speed निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दो. b square equals to u square plus 2 into a into s. तो फाइनल स्पीड का जो स्क्वायर है वो 40 के इक्वल आ जाएगा. दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विच इज हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर. ब्लॉक का मास 2 kg दिया हुआ है तो ब्लॉक का जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी v स्क्वायर के इक्वल होगा विच इज 40 जूल्स, एंड ब्लॉक का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0. दैट मीन्स डेल्टा के फॉर द ब्लॉक विल बी 40 जूल्स. दैट मीन्स फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वी कैन से दैट वर्क डन बाय द मैन ऑन द ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू 40 जूल्स, राइट? क्वेश्चन नंबर 8. A force of a plus bx x on a particle in the x direction. तो यहाँ पे फोर्स वेरिएबल दिया हुआ है, x के साथ वेरी कर रहा है, where a and b are constants. Find the work done by this force during a displacement from x equals to 0 to x equals to d. So variable force के लिए work done calculate करने के लिए अपन इंटीग्रेशन f dx ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. फोर्स का डायरेक्शन भी पॉजिटिव x के अलोंग है एंड डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव x के अलोंग ही होगा. So actual formula is integration of f dot ds. So इस केस में f फैक्टर और ds फैक्टर के बीच का एंगल 0 होगा तो अपन वर्क डन के लिए यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन f dx कर सकते हैं. f मीन्स a plus bx, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट्स फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू d. तो इंटीग्रेशन करने पर ये ax plus bx स्क्वायर बाई 2 के इक्वल आ जाएगा एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू d. तो लिमिट्स डालने के बाद फाइनल आंसर क्या होगा? ad प्लस bd स्क्वायर बाई 2, राइट? Question number 9. A block of mass 250 grams slides down an incline of inclination 37 degrees with a uniform speed. Find the work done against the friction as the block slides through 1 meters. So देखो यहाँ पे work done against the friction पूछा जा रहा है. So frictional force up the incline लग रहा होगा and weight का mg sin theta component down the incline लग रहा होगा. So against the friction लगने वाला जो force है वो mg sin theta होगा, right? एंड क्योंकि ब्लॉक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा. दैट मीन्स mg sin थीटा एंड f ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे. सो अगर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन पूछा होता, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन का आंसर क्या होता? ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर्स डाउन द इंक्लाइन हो रहा है एंड फ्रिक्शनल फोर्स अप द इंक्लाइन लग रहा है. सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन वुड हैव बीन फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू -1. फ्रिक्शनल फोर्स mg sin थीटा के इक्वल होगा, माइनस साइन भी आ जाएगा इनटू s. तो ये कितना होता? मास 0.25 kg. g को 10 ले लो
साइन थीटा मतलब 3/5 इंटू 5, तो 2.5 इंटू 3, ये -7.5 जूल्स के इक्वल आता, राइट? तो इफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज -7.5 जूल्स, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इसका नेगेटिव होगा, सो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन की वैल्यू +7.5 जूल्स आ जाएगी, राइट? और ये जो वर्क है वो ग्रेविटी का ये वाला कंपोनेंट कर रहा हूँ, mg sin थीटा, ओके? क्वेश्चन नंबर 10, a block of mass m is kept over another block of mass capital M and the system rests on a horizontal surface. A constant horizontal force capital F acting on the lower block produces an acceleration of F upon 2 times m plus m in the system. The two blocks always move together. So first part में क्या पूछा है? Find the coefficient of kinetic friction between the bigger block and the horizontal surface. तो ऑब्वियसली यहाँ पे horizontal surface भी रफ होगा, राइट? क्योंकि अगर horizontal surface स्मूथ होता तो acceleration F अपॉन टोटल मास आ जाता, बट यहाँ पे अगर मैं दोनों ब्लॉक्स को एक सिंगल सिस्टम मान लूँ, इन दोनों ब्लॉक्स पे ग्राउंड की तरफ से फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा और ये फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक होगा, दैट मीन्स ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगी। ग्राउंड का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स g के इक्वल होगा, दैट मीन्स ग्राउंड का जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा वो म्यू टाइम्स स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स g के इक्वल होगा। ये म्यू हमें फाइंड करना है, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दोनों ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा होगा, राइट में F एंड लेफ्ट की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सो नेट फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन F by 2 टाइम्स m प्लस m के इक्वल गिवन है, सो m प्लस m कैंसिल हो जाएगा एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू F by 2 के इक्वल आ जाएगी, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू म्यू के टाइम्स m प्लस कैपिटल M टाइम्स g। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैपिटल F अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल m प्लस कैपिटल M टाइम्स g, ये इसके इक्वल आ जाएगा। दिस इज द आंसर फॉर पार्ट ए। पार्ट बी में क्या पूछा है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। सो अभी अगर मैं खाली स्मॉलर ब्लॉक का FBD बनाता, स्मॉलर ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन सेम राइट की तरफ होगा, which is given to be F upon 2 times m plus m. That means स्मॉलर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी राइट की तरफ लग रहा होगा, और तो कोई फोर्स नहीं लग सकता स्मॉलर ब्लॉक पे। तो इसका फोर्स इक्वेशन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू m into a एंड एक्सेलरेशन F upon 2 times स्मॉल m plus कैपिटल M के इक्वल दिया हुआ। सो पार्ट बी का ये आंसर होगा, राइट? दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by bigger block on the smaller block towards right, and ये same frictional force smaller block ने भी bigger block के ऊपर left की तरफ लगाया होगा, okay? Part C, find the work done by the force of friction on the smaller block by the bigger block during a displacement of d of the system। तो अभी अगर सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट d है, दोनों ही ब्लॉक्स का सेम d होगा क्योंकि देयर इज नो स्लिपिंग, सो ऊपर वाले ब्लॉक का भी डिस्प्लेसमेंट d राइट की तरफ होगा, दैट मींस फ्रिक्शनल फोर्स ने जो ऊपर वाले ब्लॉक पे वर्क किया होगा दैट कैन बी रिटन एज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू d इनटू cos ऑफ 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम दिया होगा। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू पार्ट बी का आंसर इनटू d, सो ये m टाइम्स d इनटू f अपॉन 2 टाइम्स m प्लस m, ये पार्ट सी का आंसर होगा, राइट? Question number 11. A box weighing 2000 Newton is to be slowly slid through a distance of 20 meters on a straight track having coefficient of friction 0.2 with the box. Find the work done by the person pulling the box with a chain at an angle of theta with the horizontal. So यहाँ पे एक box दिया हुआ है and box का weight 2000 न्यूटन से, box से एक chain connected है which is at an angle of theta with the horizontal, and इस चेन के अलोंग एक पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है। फोर्स की वैल्यू गिवन नहीं है, सो मान लेते हैं F फोर्स अप्लाई कर रहा है, और बॉक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट सरफेस के अलोंग हो रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2,
और बॉक्स को स्लोली स्लाइड किया जा रहा है, ये भी दिया हुआ है। दैट मीन्स बॉक्स का एक्सेलरेशन 0 होगा। और ए पार्ट में हमें फाइंड करना है एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया होगा, द पर्सन पुलिंग द बॉक्स, उसका वर्क डन फाइंड करना है। तो इस केस में फोर्स कांस्टेंट होगा, तो वर्क डन को अपन एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे एस पता है और थीटा भी गिवन है, तो किसी तरह हमें एफ निकालना होगा, राइट। एंड एफ निकालने के लिए अपन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों डायरेक्शंस में फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। ऑल्सो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर काइनेटिक होगा एंड काइनेटिक फ्रिक्शन को अपन म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स लिख सकते हैं, राइट। इस केस में नॉर्मल फोर्स वेट के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इस फोर्स का वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट भी होगा, तो नॉर्मल फोर्स वेट से थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। तो फोर्सेस को भी रिजॉल्व कर लेते। फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा एंड एफ फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। दैट मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करने पर क्या मिलेगा, एफ कॉस थीटा काइनेटिक फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा होगा बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन को अपन म्यू टाइम्स नॉर्मल लिख सकते हैं। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेस को बैलेंस कर देते। वर्टिकल में नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू वेट विच इज 2000, सो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 2000 माइनस एफ साइन थीटा होगी। सो नॉर्मल फोर्स की ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो। दैट मीन्स एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स नॉर्मल विच इज 2000 माइनस एफ साइन थीटा। हमारा टारगेट है एफ निकालना, तो एफ के सारे टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लेते। एलएचएस में एफ कॉस थीटा है एंड आरएचएस में माइनस म्यू एफ साइन थीटा है, तो इसको भी एलएचएस में लेके आ जाओ। सो ये एफ टाइम्स म्यू साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा एंड आरएचएस में 2000 टाइम्स म्यू बच जाएगा, राइट। म्यू की वैल्यू भी 0.2 डाल देते, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एफ कॉमन ले लो, cos थीटा प्लस 0.2 टाइम्स sin थीटा equals to 2000 into 0.2 which is 400. So f की वैल्यू 400 upon cos थीटा प्लस 0.2 sin थीटा के इक्वल होगी। That means work done by this force will be equals to fs cos थीटा। s 20 दिया हुआ है, so 400 into 20 will be 8000. So 8000 upon cos theta plus 0.2 sin theta and into cos theta, right? ये फाइनल आंसर होगा वर्क डन का। इसको अपन अलग फॉर्मेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0.2 into 5 1 बन जाएगा, राइट। सो न्यूमरेटर विल बी 8000 into 5 which is 40,000 into cos theta upon 5 cos theta plus sin theta. So इस फॉर्मेट में भी अपन वर्क डन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। So this is the answer for A part. अभी देखते हैं B part में क्या पूछा है। Find the work done when the person has chosen a value of theta which ensures him the minimum magnitude of the force. So देखो ये वाला पार्ट सब लोग ने लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा। तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी रफ सरफेस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, वो अपन डिराइव कर सकते हैं। मान लो एक m मास का ऑब्जेक्ट है और इसको एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ, राइट। और थीटा एंगल इज वेरिएबल, थीटा अपन एडजस्ट कर सकते हैं एंड थीटा को एडजस्ट करते हुए हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है। जैसे इस ब्लॉक को अपन जस्ट मूव करवा सकते विद जीरो एक्सेलरेशन। सो F cos theta will balance frictional force। ऊपर की तरफ F sin theta लग रहा होगा, नीचे mg एंड ऊपर नॉर्मल। तो ये रिजल्ट को एक बार वापस डिराइव कर लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन लिखने पर नॉर्मल फोर्स mg माइनस F sin theta के इक्वल आ जाएगा एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F cos theta will be equals to mu times normal which is mu times mg minus F sin theta, right? सो f के टर्म्स को कलेक्ट कर लो, f cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू mg। सो f की वैल्यू म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो अगर इस f को मुझे मिनिमाइज करना है
दैट मीन्स cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को हमें मैक्सिमाइज करना होगा, एंड cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट होगा। इन जनरल a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। और किस थीटा पे ये मैक्सिमम होगा उसके लिए इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर दो। सो माइनस साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से tan थीटा म्यू के इक्वल आ जाएगा, एंड डबल डिफरेंशिएट करने पर ये वैल्यू डालने पर आंसर नेगेटिव आ जाएगा। लेट्स से दिस इज f ऑफ थीटा, सो सिंगल डिफरेंशिएशन से ये f डैश थीटा आ जाएगा। और एक बार वापस अगर इसको डिफरेंशिएट करते सो माइनस cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इसमें अगर मैं tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, मतलब थीटा को अगर मैं tan इनवर्स ऑफ म्यू डालता हूँ जो कि एक एक्यूट एंगल है, तो डबल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। एंड कैलकुलस में सब लोग ने पढ़ा होगा जिस भी पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, राइट। दैट मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी, और वो वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर के इक्वल होगा। तो बी पार्ट का जो सिचुएशन है उसमें मुझे पता है कि tan थीटा म्यू के इक्वल है, एंड फोर्स की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर के इक्वल होगी। सो इस फोर्स का जो वर्क डन होगा, अगेन वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा, राइट। सो यहाँ पे एफ इज म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट भी हमें दिया हुआ है, अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देते, एंड tan थीटा म्यू के इक्वल है। tan थीटा म्यू के इक्वल मतलब एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, दिस इज थीटा, इसको म्यू मान लो, इसको 1 मान लो, सो हाइपोटेन्यूज इज म्यू स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। तो cos थीटा को अपन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते, तो cos थीटा की भी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट होगा वो गायब हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स वर्क डन विल बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एम जी इंटू एस अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। म्यू 0.2 दिया हुआ है, एम जी की वैल्यू 2000 के इक्वल है, एंड डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर्स, तो ये सारे वैल्यूज डाल दो अपॉन 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर विच इज 0.04। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बचेगा, ये डेसिमल ये वाले जीरो को कैंसिल कर देगा, और 3 जीरोस, सो 8000 अपॉन 1.04, राइट। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए अगेन कैलकुलेटर यूज कर लेते, 8000 अपॉन 1.04, सो फाइनल आंसर 7692 जूल्स के इक्वल आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, a block of weight 100 newtons is slowly slid up on a smooth incline of inclination 37 degrees by a person. Calculate the work done by the person in moving the block through a distance of 2 meters. First case में अपन assume कर रहे हैं that the force is parallel to the incline, and second case में horizontal direction. तो पहले first case के लिए solve कर लेते। यहाँ पे incline का inclination 37 degrees दिया हुआ है, ब्लॉक का वेट 100 न्यूटन्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, दैट मीन्स डाउन दी इंक्लाइन कंपोनेंट इज 100 साइन 37, 100 इंटू 3/5 मतलब 60 न्यूटन्स, एंड अलोंग दी नॉर्मल ये कंपोनेंट 80 न्यूटन्स होगा। और यहाँ पे भी ब्लॉक को स्लोली स्लिड किया जा रहा है, दैट मीन्स ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा, एंड फर्स्ट केस में पर्सन ने इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगाया दैट इज पैरेलल टू द इंक्लाइन। अच्छा, ये सेम डायग्राम बी पार्ट के लिए भी कॉपी कर लेते, बी पार्ट के लिए भी इतना पार्ट तो सेम ही रहने वाला है, राइट। सो ए पार्ट में अप्लाइड फोर्स ओके, सो ए पार्ट में ये अप्लाइड फोर्स होगा पैरेलल टू द सरफेस, और स्मूथ सरफेस दिया हुआ है, राइट, स्मूथ इंक्लाइन, तो फ्रिक्शन 0 होगा,
दैट मीन्स इसको अलोंग द इंक्लाइन जीरो एक्सेलरेशन से मूव करवाने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी 60 के इक्वल रहा होगा, राइट? और इसको अलोंग द इंक्लाइन 2 मीटर से डिस्प्लेस किया जा रहा है। दैट मीन्स वर्क डन बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स कैन सिंपली बी रिटन एज F डॉट S, जो कि Fs cos 0 के इक्वल हो जाएगा, F 60 एंड डिस्प्लेसमेंट 2। तो फर्स्ट केस में आंसर 120 जूल्स आ जाएगा, राइट? अभी सेकंड केस में ये जो पर्सन है वो इस ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो इस केस में फोर्स का जो अलोंग द इंक्लाइन वाला कंपोनेंट होगा F cos 37, लेट्स से हॉरिजॉन्टल फोर्स F के इक्वल, तो फोर्स का जो अलोंग द इंक्लाइन वाला कंपोनेंट होगा वो इस 60 न्यूटन को बैलेंस कर रहा होगा, राइट? बट डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी अलोंग द इंक्लाइन ही होगा, विच इज अगेन 2 मीटर्स। तो इस केस में भी जो वर्क डन होगा वो Fs cos थीटा होगा, राइट? बट इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 37 डिग्रीज ही है, सो Fs cos 37 एंड F cos 37 इज अगेन 60। तो सेकेंड पार्ट में भी सेम आंसर आ जाएगा 120 जूल्स, राइट? क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स needed to stop a car weighing 500 kg in a distance of 25 meters if the initial speed is 72 kilometers per hour. So initial speed को convert कर लेते meters per second में। Initial speed 20 meters per second होगा, final speed 0 और average frictional force find करना है, right? So यहाँ पे भी work energy theorem apply कर देते। So work done by the frictional force should be equals to delta K, और कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा। एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगा? लेट्स से एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स इज F, सो F इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू -1, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होगा। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल विच इज 0 माइनस इनिशियल विच इज हाफ mu², राइट? सो यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट S 25 के इक्वल है, मास 500 kg एंड इनिशियल स्पीड 20, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 250 अप इंटू 20 स्क्वायर अपॉन 25, सो ये 10 इंटू 400, दैट मीन्स 4000 न्यूटन्स के इक्वल आ जाएगा, ओके? क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एवरेज फोर्स needed to accelerate a car weighing 500 kgs from rest to 72 kilometers per hour in a distance of 25 meters. So ये भी previous question जैसा ही है। यहाँ पे initial speed 0 होगा and final speed 20 meters per second हो जाएगा and displacement 25 meters. So average force अगर मैं F मान लूँ, work done by that force is equals to delta K. Work done will be simply F into displacement and delta K will be half into m into v square minus 0. So force की value half into m which is 500, v square मतलब 20 square and displacement 25. तो सारे values exactly previous example जैसे ही, तो इसका भी आंसर सेम आ जाएगा 4000 न्यूटन्स, राइट? Question number 15, a particle of mass m moves on a straight line with its velocity varying with the distance traveled according to the equation v equals to a root x, where a is constant. Find the total work done by all the forces during a displacement from x equals to 0 to x equals to d. So work done by all the forces calculate करने के लिए हमें integration of f net dot ds करना चाहिए। f net will be mass into a net, net acceleration डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो तो 0 ही होगा, सो डॉट प्रोडक्ट में जो cos थीटा का टर्म होगा दैट विल बी cos 0 व्हिच इज 1, सो दिस विल बी सिंपली m टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ a net इनटू ds। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ, सो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए अपन v dv by dx ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। v मतलब a रूट x एंड dv by dx मतलब a टाइम्स रूट x का डिफरेंशिएशन विच इज 1/2 रूट x, राइट? तो रूट x कैंसिल हो जाएगा एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू, लेट्स से एक्सेलरेशन को मैं a net से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
और ये वाला जो a है वो कांस्टेंट वाला a, सो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही आ जाएगा, a²/2, राइट। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू मास into integration of acceleration which is a²/2 into displacement ds के बजाय यहाँ पे dx लिख सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x के अलॉन्ग ही हो रहा होगा एंड x पे जो लिमिट्स है वो 0 से d होगा, राइट। और यहाँ पे a²/2 को भी इंटीग्रेशन से बाहर लेके आ सकते हैं, इट्स अ कांस्टेंट, एंड dx का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट्स डालने पर ये d आ जाएगा, दैट मींस फाइनल आंसर इज ma² d/2. दिस इज द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, राइट। Question number 16. A block of mass 2 kg kept at rest on an inclined plane of inclination 37 degrees is pulled up the plane by applying a constant force of 20 newtons parallel to the incline. The force acts for 1 second. Show that the work done by the applied force does not exceed 40 joules. That means हमें applied force का maximum work निकलना। सो यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्रीज, इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है एंड फोर्स को पैरेलल टू द इंक्लाइन अप्लाई किया जा रहा है, राइट। 20 न्यूटन्स का फोर्स है। सो वर्क डन बाय दिस फोर्स, ये फाइंड करने के लिए हमें ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी पता होना चाहिए, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, और फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, राइट। सो इफ यू वांट दैट द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज मैक्सिमम, then its displacement s should also be maximum, and displacement up the incline maximum तभी हो पाएगा जब फ्रिक्शनल फोर्स को अपन जीरो मान, राइट। जीरो फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। सो अगर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है तो उस केस में एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन लग रहा होगा, ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ 20 न्यूटन्स एंड नॉर्मल फोर्स n। सो ब्लॉक के वेट का जो कंपोनेंट होगा डाउन द इंक्लाइन दैट विल बी 20 sin 37 व्हिच इज 12, और ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो a मान लेते हैं अब द इंक्लाइन। तो फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, 20 - 12 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन यहाँ से 4 मीटर/सेकंड² आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड टाइम 1 सेकेंड। सो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए अपन काइनेमेटिक्स का सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, s इक्वल्स टू ut विच इज 0 प्लस हाफ इंटू a इंटू t का स्क्वायर। So displacement 2 meters आ जाएगा अब द इंक्लाइन, that means work done by the force, maximum work done by the force will be force into displacement which is 40 joules, right? So A part प्रूव हो गया। अभी B part में क्या पूछा, find the work done by the force of gravity in that 1 second if the work done by the applied force is 40 joules. That means A part का रिजल्ट कंटिन्यू करना, that means displacement हम लोग सेम 2 मीटर्स मान सकते हैं। तो 2 मीटर्स की अब द इंक्लाइन डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा ये हमें फाइंड करना। सो इफ डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर्स अब द इंक्लाइन, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, 2 sin 37 which is 2 into 3/5 which is 6/5, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा एंड ग्रेविटेशनल फोर्स mg मतलब 20 न्यूटन्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। So work done by the gravity will be -20 into 6/5, right? So ये -24 joules आ जाएगा, ये B पार्ट का आंसर है। C पार्ट में क्या पूछा है, find the kinetic energy of the block at the instant the force ceases to act. तो C पार्ट सॉल्व करने के लिए अपन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू डेल्टा K, राइट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 40 joules है, वर्क डन बाय ग्रेविटी -24 इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू v²। यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, राइट। सो हाफ इंटू m इंटू v², दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी वैल्यू 16 joules के इक्वल आ जाएगी, राइट। ये सी पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17. A block of mass 2 kg is pushed down an inclined plane of inclination 37 degrees with a force of 20 newtons acting parallel to the incline. It is found that the block moves on the incline with an acceleration of 10 meters per second square. If the block
started from rest. Find the work done by the applied force in the first second. Okay, so यहाँ पे भी इंक्लाइन का एंगल 37 डिग्रीज दिया हुआ, ब्लॉक का मास 2 kg एंड 20 न्यूटन फोर्स डाउन द इंक्लाइन लग रहा होगा, एंड ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन ये 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ। सो ब्लॉक के एफबीडी में और कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगे, 20 न्यूटन्स नीचे लग रहा होगा, और इस 20 का जो कंपोनेंट है डाउन द इंक्लाइन दैट विल बी 20 sin 37 व्हिच इज 12 न्यूटन्स, और इसका एक्सेलरेशन 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर दिया होगा। अगर मान लो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा होता तो फोर्स इक्वेशन 20 + 12 = 2a बनता, दैट मीन्स एक्सेलरेशन 32/2 16 आ जाता, बट एक्सेलरेशन 10 दिया हुआ है, दैट मीन्स पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय राइटिंग द फोर्स इक्वेशन 20 + 12 - F = मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 32 - 20 12 न्यूटन्स के इक्वल आ जाएगी, राइट। ए पार्ट में क्या पूछा है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन द फर्स्ट सेकंड, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम 1 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल देते बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, ut + ½ at², ut 0 हाफ इंटू a इंटू t का स्क्वायर, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर्स होगा डाउन द इंक्लाइन। सो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स भी 20 न्यूटन्स डाउन द इंक्लाइन लग रहा है, राइट। सो वर्क डन विल बी 20 × 5 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज 100 जूल्स। सो बी पार्ट में देखो क्या पूछा है, वर्क डन बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक in the first second. So weight of the block is 20 newtons downwards, और ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर्स along the incline होगा। So 5 मीटर्स along the incline का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला, इसको अपन 5 sin 37 लिख सकते हैं, which will be 3 meters, एंड वेट भी नीचे की तरफ 20 न्यूटन्स लग रहा होगा। सो वर्क डन बाय द वेट फाइंड करने के लिए वेट को डिस्प्लेसमेंट के ये वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो वर्क विल कम आउट टू बी 20 × 3 व्हिच इज 60 जूल्स। सी पार्ट में देखो क्या पूछा है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन द फर्स्ट सेकंड। सो फ्रिक्शनल फोर्स भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, फ्रिक्शनल फोर्स वाज 12 न्यूटन्स अप द इंक्लाइन and displacement is 5 meters down the incline. So work done by the frictional force will be 12 × 5 × cos of 180. So ये -60 joules के इक्वल आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, a 250 grams block slides on a rough horizontal table. Find the work done by the frictional force in bringing the block to rest if it is initially moving at a speed of 40 centimeters per second. सो यहाँ पे अपन वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ब्लॉक के ऊपर खाली फ्रिक्शनल फोर्स ही वर्क कर रहा होगा, एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल विच इज 0 माइनस इनिशियल विच इज हाफ इंटू मास, मास को केजीज में 0.25 लिख देंगे, इंटू वी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड इज 40 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड मतलब 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, -½ into 0.25 into 0.4 into 0.4, 0.25 into 0.4 is 0.1 and half of 0.4 is 0.2, so -0.1 into 0.2, so ये 0.02 joules आ जाएगा with a negative sign। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, if the friction coefficient between the table and the block is 0.1, how far does the block move before coming to the rest? So frictional coefficient दिया हुआ है तो अपन frictional force भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे frictional force का नेचर काइनेटिक होगा, that means frictional force will be mu into m into g। So कितना आ जाएगा ये 0.25 न्यूटन्स, एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपन -0.25 फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये भी लिख सकते हैं, एंड ये वर्क डन अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज -0.02 जूल्स। तो डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में हमें मिल जाएगा 0.02 अपॉन 0.25
एंड सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी 2/0.25, so this will come out to be 8 centimeters. Okay. Question number 19. Water falling from a 50 meters high fall is to be used for generating electric energy. If 1.8 into 10 to the power 5 kg of water falls per hour and half the gravitational potential energy can be converted into electric energy, how many 100-watt lamps can be lit? So देखो यहाँ पे height of fall दिया हुआ है 50 meters and 1 hour में mass of water falling दिया हुआ है. 1 hour में mass of water which is falling is 1.8 into 10 to the power 5 kg. और यहाँ पे अपन सब कुछ SI में कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट? सो देख लेते हैं कि 1 सेकेंड में कितना मास फॉल कर रहा होगा. 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते, दैट मीन्स 1 सेकेंड में द मास ऑफ वाटर विच इज फॉलिंग विल बी 1.8 into 10 to the power 5 upon 3600 kgs. And loss in gravitational potential energy in 1 second will be equals to mgh, और इसका 50% इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज जनरेटेड, लेट्स कॉल दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड इन 1 second. दिस विल बी mgh upon 2, राइट? एंड 1 सेकेंड में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा होगा उसी को अपन पावर बोलेंगे. सो दिस इज द टोटल पावर विच इज जनरेटेड, राइट? टोटल पावर विच इज जनरेटेड विल बी mgh upon 2. और एक बल्ब का पावर दिया हुआ है 100 watts, दैट मीन्स नंबर ऑफ बल्ब्स विच कैन बी लिट इज इक्वल्स टू टोटल पावर विच इज जनरेटेड अपॉन पावर ऑफ वन सिंगल बल्ब. सो ये mgh upon 2 एंड पावर ऑफ वन सिंगल बल्ब 100 watts दिया हुआ है, राइट? सो mgh की वैल्यूज भी डाल देते. सो नंबर ऑफ बल्ब्स विच कैन बी लिट, इससे मिल जाएगा. मास मतलब मास ऑफ वाटर विच इज फॉलिंग इन 1 सेकेंड, सो दिस इज 1.8 into 10 to the power 5 upon 3600. g को 9.8 ले लेते. हाइट ऑफ फॉल इज 50 upon 2 upon 100, राइट? इसको सिंप्लीफाई करने पर अप्रोक्सीमेटली 122 आ जाएगा ये. ओके. Question number 20. A person is painting his house walls. He stands on a ladder with a bucket containing paint in one hand and a brush in the other. Suddenly the bucket slips from his hand and falls down on the floor. If the bucket with the paint had a mass of 6 kg and was at a height of 2 meters at the time that it slipped, how much gravitational potential energy is lost together with the paint? तो यहाँ पे बकेट और पेंट का टोटल मास 6 kg दिया हुआ है एंड हाइट ऑफ फॉल इज 2 meters. सो लॉस इन पी कितना होगा? लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो सारे वैल्यूज डाल दो. m इज 6, g को 9.8 ले लो एंड h इज 2. सो ये अप्रोक्सीमेटली 118 जूल्स आ जाएगा. ओके. So guys, this completes our discussion of all the questions from this video. Keep up the hard work and continue solving many such questions from other videos of this channel as well. You all can also subscribe to the channel Calibrate Physics and click on the bell icon to get regular updates of many such videos in the future. So guys, thank you for watching this video and do take very good care of yourselves.